गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नए टॉपिक को उठाते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम नोट कीजिए, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इंग्लिश में हो गया। इंग्लिश में होने के बाद आप हिंदी में भी नोट डाउन करिए। स्थायी कृषि के लिए जैविक नियंत्रण। स्थायी कृषि के लिए जैविक नियंत्रण प्रश्न एक लिख लीजिए। फिर इस पर बात करते हैं कि क्या इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले एक बार प्रश्न लिख लीजिए कि लिखिए एक्सप्लेन दी, नहीं ऐसे लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एमिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हो गया। आप भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए कि जैविक नियंत्रण से आपका क्या अभिप्राय है। अस्थायी कृषि के संदर्भ में जैविक नियंत्रण की विशिष्टताओं की चर्चा करें। ऐसे करके लिख लीजिए। स्थायी कृषि के संदर्भ में जैविक नियंत्रण की विशिष्टताओं की चर्चा करें। चलिए, उम्मीद है कि प्रश्न आपने लिख लिया है। अब आंसर तैयार करेंगे हम लोग। तो आंसर में सबसे पहले डालिए, हम लोग जो करेंगे मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो क्या बनेगा, मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। हिंदी में लिखिए जैविक नियंत्रण से हमारा अभिप्राय। जैविक नियंत्रण से हमारा अभिप्राय। अंडरलाइन कीजिए, डैश दीजिए, कैसे समझें, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस सब की चर्चा अभी हम करते हैं। और मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, क्या बताना चाहता है इस टॉपिक के माध्यम से। जरा इसको बिना समझे आप इसको अच्छे से नहीं क्लियर होगा ये। तो देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ। सस्टेनेबल का अर्थ होता है कोई भी चीज चिरस्थायी या अस्थायी या बहुत लंबे समय तक जो चलने वाला हो। तो स्थायी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, स्थायी कृषि के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब जैविक नियंत्रण किस प्रकार अस्थायी कृषि के लिए आवश्यक है, ये जो है रिलेशनशिप समझना है। जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर जब हम लोग करते हैं, कृषि का कार्य जब करते हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो सबसे बड़ा बाधक है वो क्या है कि आप देखेंगे कि पौधों पर या तैयार फसल पर आप देखिएगा कि बहुत सारे हानिकारक जीव या परजीवी पलने लगते हैं, है ना, कीट पलने लगते हैं। हानिकारक जो जीव है वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण कि जो पैदावार है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, बड़े हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन इन केमिकल्स का प्रयोग करना ये सेफ नहीं है कई दृष्टिकोण से, क्योंकि एक तो इनका बड़ा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर, प्लस इससे जो है पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट भी जो है पॉल्यूट होता है, प्लस और बहुत सारे जो इफेक्ट हैं। क्या देखते हैं कि यदि आप किसी केमिकल का प्रयोग किसी फसल पर पाए जाने वाले कीट को मारने के लिए करते हैं तो एक बार दो बार तो वो मर भी जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वही कीट उसी केमिकल से अब वो मरता नहीं। कारण क्या होता है कि वो अपने भीतर एक रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता
विकसित हो जाती है, तो वही केमिकल अब उसके ऊपर अप्रभावी हो जाता है, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से उसकी शक्ति और बढ़ती चली जाती है। तो ये कई दृष्टिकोण से हानिकारक है। तो इसीलिए आप केमिकल के सहारे अगर चाहेंगे कि कृषि को स्थायी रूप दे सकें तो ऐसा नहीं होता है। आप उन केमिकल्स का जो प्रभाव है वो मिट्टी पर पड़ता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती है, पौधे जिस पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं उस पर इसका बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है। जब इसके कंज्यूम किया जाता है मनुष्यों द्वारा ऐसे फसल को, तो कहीं ना कहीं कुछ अंश में इन केमिकल्स का प्रभाव वहां भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये पूरी तरीके से हम देखते हैं कि कई दृष्टिकोण से ये हानिकारक है। इसीलिए कहा गया कि यदि हम स्थायी कृषि की बात करते हैं, लंबे समय तक कृषि कार्य करना चाहते हैं, स्थायी कृषि का कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, परमानेंट एग्रीकल्चर, तो वहां पर हमें निश्चित रूप से ये कीटनाशक, ये जो कीट हैं जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हमारा सामना हमें करना है। और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नेचुरल मेथड्स अपनाने होंगे। आपको ये जो नेचुरल मेथड्स अपना करके आप इन जो हानिकारक कीटों को जो नष्ट करते हैं, यही क्या है, यही कहलाता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में हम लोग मूलतः करके क्या है, जैविक नियंत्रण के अंदर हम लोग बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कीट है या ऐसा इंसेक्ट है जो कि पौधों पर पल रहा है, फसल पर पल रहा है, पाया जाता है परजीवी है और वह नुकसान पहुंचा रहा है हमारी फसल को, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे जीवित जीव को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको वहां पर ग्रो कराते हैं जो कि उसको खा जाए, उसको नष्ट कर दे, उसको मार खाए, उसको मार कर खा जाए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे इंसेक्ट्स का उदाहरण दे सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ऐसे हानिकारक परजीवियों को जो कि पौधों पर पाए जाते हैं उसको बुरी तरह से वो नष्ट कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम केमिकल का प्रयोग करने से बचें और उसके कुप्रभावों से बच जाएं। तो यही जीवित जीव को हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए जब प्रयोग में लाया जाता है तो यही जैविक नियंत्रण कहलाता है। तो कहा गया कि इस तरह की नियंत्रण की जो विधि है ये बहुत पौराणिक है, पुरानी विधि है और इससे किसी तरह का कोई नुकसान पर्यावरण को नहीं होता, ना ही जो गुणवत्ता है फसल की वो प्रभावित होती है, हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता खराब, और इससे केवल वही कीट या वही जीव नष्ट होता है जो टारगेटेड है, अर्थात जिसको कि केंद्रित किया गया है, दूसरे जीव इससे प्रभावित नहीं होते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका बड़ा लाभ होता है, पर ये इको फ्रेंडली है, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट पर्यावरण पर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से ये लाभदायक होता है। तो हमें ऐसे, अगर हम इस तरीके के मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से जो कृषि का जो कार्य है वो स्थायी हो पाएगा और क्षणिक लाभ की प्राप्ति के लिए या त्वरित लाभ की प्राप्ति के लिए यदि हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर हानिकारक जो जहरीली रसायन है उनका प्रयोग कर लेते हैं तो ये लंबे समय तक कृषि कार्य को चलने नहीं देगा, ये प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्थायी कृषि के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी इसी तरह के बायोलॉजिकल कंट्रोल की, क्योंकि और मैं आपको बताऊं कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत पौराणिक है, लंबे समय से इसका प्रयोग, पारंपरिक समय से इसका प्रयोग होता रहा है। तो हमें ऐसे विधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यही होगा कि लंबे समयांतराल तक हमारा जो कृषि का जो कार्य है वो चलता रहेगा और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी बरकरार रहेगी। तो इसीलिए यदि हम वाकई स्थायी कृषि के संप्रत्यय को साकार करना चाहते हैं तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि हानिकारक रसायनों का बड़ा ही हानिकारक प्रभाव रहता है। तो इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, जैविक नियंत्रण क्या है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम लोग बिंदु बना करके लिखेंगे, यही हमारा दायरा होगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अब हम लोग आंसर को भी तैयार करते हैं और आंसर में जैसा कि हमने पहला हेडिंग बनाया है और वो हेडिंग है मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना।
मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब अगर आप हिंदी में लिखें, जैविक नियंत्रण से हमारा अभिप्राय। जैविक नियंत्रण से हमारा अभिप्राय। जैविक नियंत्रण से हमारा अभिप्राय। चलिए अब अभिप्राय को यहां समझा देते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं बताता हूं, सुनिए और लिखते चलिए। वास्तव में कृषि कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं। कृषि कार्य को उन्नत रूप से विकसित करने हेतु, इसे स्थायी रूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि कृषि कार्य में सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न करने वाली इकाई है वह है हानिकारक परजीवी या हानिकारक कीटाणु, जो कि फसल पर, पौधों पर पाए जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि इनको नष्ट करने के लिए आधुनिक समय में रसायनों का प्रयोग किया जाता है और इनसे छुटकारा पाया जाता है, किंतु इन रसायनों का प्रभाव क्षणिक होता है और एक समय के बाद ये जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं, ये जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं, ये इन रसायनों के अगेंस्ट में, के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिसके कारण कि कुछ समय के बाद वही रसायन इन पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता, जिसके कारण ये पौधों को और भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत शक्तिशाली या बहुत अधिक शक्तिशाली रसायनों के प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है, बल्कि फसल और पौधे की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो जाती है। इसलिए जब हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए उन जीवों का इस्तेमाल, उन जीवित कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है जो इन हानिकारक कीटाणुओं को खाकर नष्ट कर देते हैं, तो इस तरह की जो विधि है हानिकारक कीटाणुओं को नियंत्रित करने की, यही जैविक नियंत्रण कहलाती है। यही जैविक नियंत्रण कहलाती है। इस तरह से इसको यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ के रूप में लिख देंगे। आइए अब अंग्रेजी में भी कर देते हैं आपको। जैविक नियंत्रण कहलाती है। यहाँ पर एक लाइन और ऐड कीजिए। इस तरह के जैविक नियंत्रण के कारण ही जो कृषि का कार्य है वो चिरस्थायी बन पाता है। अन्यथा रसायनों के अधिकांश प्रयोग के कारण जो कृषि कार्य है वो कृषि कार्य की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी उर्वरक क्षमता है, वो अंततः नष्ट होने लग जाती है, उसकी उत्पादकता नष्ट होने लग जाती है। इसलिए हम यदि स्थायी कृषि के संप्रत्यय को साकार करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से जैविक नियंत्रण का सहारा लेना होगा। अन्यथा रसायन के प्रयोग से जो अस्थायी कृषि की जो कल्पना है वो साकार नहीं हो पाएंगी। ऐसा करके हम लोग जो है एक पैराग्राफ तैयार कर लेंगे। अब आइए मैं अंग्रेजी में भी आपको बोल देता हूँ। The act of agriculture is very important in our country. The act of agriculture is very important in our country and for the entire world as well. But there are several problems that are being faced when the agriculture is being promoted. Normally, what we see that there are several harmful pests which are found on the plants and on the food grains, etc. These pests are so harmful that they completely take the nutrients from the plants or the food grains and live their livelihood. So it becomes very important to kill these pests.
In modern time, what we do, we normally prefer chemicals. We use chemicals and we try to destroy these pests. But these chemicals are having their harmful impacts as well. We see that due to excessive use of pesticides, the ultimate productivity of the soil gets destroyed. Not only this, the quality of food grain also become damaged. So a very unique and classical approach is being adopted. Those insects or microorganisms are being introduced which actually kills the pests. These are living microorganisms which control the number of pests very effectively. So in this case, what we find, no chemicals are being used and the pests are being controlled naturally. So this approach or this method is nothing but the biological control. Para change कर दीजिए. The biological control in present time period is very important for sustainable agriculture. Because we know that when the harmful chemicals are being used for prolonged period of time, then the pests actually develop resistant power within their cells. And after certain period of time, now these chemicals are not having any impact on the pests. So the resistant power of the pests get increased tremendously. So we can see that this phenomena is very harmful because it not only damages the quality of food grain, rather it damages the ultimate productivity of the soil as well. So if we really want to have the concept of sustainable agriculture, then we need to adopt biological control. We need to adopt biological control. इस तरह से हम लोग इसको समाप्त करेंगे. जो इंट्रोडक्शन का जो एरिया है या फिर मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है यहाँ समाप्त करेंगे. आइए अब हम लोग अगला एक हेडिंग क्रिएट करते हैं. जो अगला हेडिंग बनेगा वो क्या बनेगा? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. चलिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए. अब इसको हिंदी में भी लिखिए. जैविक नियंत्रण की प्रमुख विशिष्टताएं. जैविक नियंत्रण की प्रमुख विशिष्टताएं, इसको अंडरलाइन कीजिए. अब क्या क्या विशिष्टताएं पाई जाती हैं इसको हम लोग वन बाय वन करते हैं. नंबर 1 दीजिए. जो पहला है लिखिए. नंबर 1, a classical method. Number 1, a classical method. चलिए इसको लिखिए हिंदी में. a classical method ऐसे लिखिए. a classical method to control the pests. ऐसे लिख लीजिए. a classical method to control the pests. हानिकारक जीवों को नष्ट करने की एक पारंपरिक विधि. हानिकारक जीवों को नष्ट करने की एक पारंपरिक विधि. चलिए इसको अब कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए. पहले हिंदी में कर देते हैं. यह एक पारंपरिक विधि है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का प्रयोग किया जाता है ताकि पौधों
या फसलों पर पल रहे परजीवियों या फिर सूक्ष्म हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। यह विधि आज से प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि यह बेहद पौराणिक विधि है और यह विधि इस विधि से उन कीटों को ही, केवल उन हानिकारक कीटों को ही नष्ट किया जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इनसे अन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं होता। यही कारण है कि इस तरह की विधि से कृषि को स्थायी रूप प्रदान करने में विशेष सहायता मिल पाती है। ठीक है, अब इसी को अंग्रेजी में कर लीजिए। It is not a new method to control pests. It is a very classical in its approach. Normally we see that in this method live insects or several microorganisms are being used so that they can kill the target pests or targeted animals or targeted pests which are found on either food grains or on plants specifically. These are live animals or microorganisms. These are not chemicals, so the other animals are not being damaged, are not being killed at all. So we see that this classical approach is very essential for sustainable agriculture. ऐसा करके हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। तो नंबर 1 आपका हो गया। अब आइए आप दूसरे में चलेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगला पॉइंट जो है, जो दूसरा पॉइंट होगा आपका, अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।